अस्सलाम वालेकुम। बीएससी एटीपी पार्ट 1 हम लोगों ने मैथमेटिक्स का जो है कैलकुलस उसकी बुक का चैप्टर नंबर 7 प्लेन कर्व्स पार्ट 2 उसको देखा था कल। उसमें हमने एक्सरसाइज 7.1 जो थी उसके मुतालिक जो टेक्निक्स या लॉजिक्स हमने यूज़ करनी थी उसको डिस्कस किया था, क्योंकि हमारे पास 7.1 का जो क्वेश्चन है 1 to 12 तक उसमें हमें कहा गया कि फाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स। तो हम लोगों ने देखा था कल के टॉपिक में कि एसिम्पटोट्स क्या होता है। हमने कहा था कि अगर कोई भी हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, कोई भी एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, और फिर हमने कहा था अगर इनमें हमारे पास कोई कर्व्स हैं, ठीक है, और उनके पास से कोई लाइन पास कर रही है और उस कर्व को टच नहीं कर रही, उन लाइंस को हमने कहा था ये एसिम्पटोट्स होते हैं। जैसा कि ये एसिम्पटोट किसके पैरेलल या हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल टू वाई एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस और ये इंक्लाइन। इन तीनों की हमने बताई थी बात, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ऑब्लिक या इंक्लाइंड एसिम्पटोट्स, ठीक है। हमने फर्स्ट 2 को डिस्कस किया था कि हमारे पास जो रेक्टेंगुलर इक्वेशंस होती हैं जिसमें एक्स और वाई एज अ वेरिएबल यूज़ किए जाते हैं, उसमें हम हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल टू वाई एक्सिस एंड इंक्लाइंड ऑब्लिक एसिम्पटोट्स के तरीके से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। और सेकंड हमने कहा था कि एक पोलर इक्वेशन होती है, लेकिन उसको हम यूज़ करने के लिए उसमें क्या यूज़ होता है, आर एंड थीटा इंक्लूड होता है एज ए वेरिएबल, और उसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड है। पहले हमने रेक्टेंगुलर इक्वेशंस को देखना है, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, आप फिर बता रही हूँ कि जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक हैं वो सारे इसी मेथड में। अगर आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया तो पहले 12 क्वेश्चन आप लोग खुद भी घर बैठ के कर सकते हैं। तो देखते हैं हमारे पास क्या है। रेक्टेंगुलर इक्वेशंस के हमारे पास 3 टाइप्स थी। हॉरिजॉन्टल टू एसिम्पटोट्स निकालने की 3 टाइप्स थी। हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो भी इक्वेशन होगी उसमें जो सबसे हायर पार होगी एक्स की, उसको इक्वल टू 0 पुट करना है। यानी कि अब ये इक्वेशन दी गई, इसमें सबसे हायर पार क्या है, एक्स की 3। हमने इसके साथ जो कोफिशिएंट है उसको क्या करना है, इक्वल टू 0। यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। 1 या कोई भी 1 2 3 कोई भी वेरिएबल इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अगर इसके साथ हो जाता है ना वाई एक्स का क्यूब, तो हमारे पास क्या हो जाता है, वाई इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा था हॉरिजॉन्टल टू वाई एक्सिस, उसमें क्या हमने कहा था कि हॉरिजॉन्टल टू वाई एक्सिस जब भी होगा तो उसमें हमने वाई की जो हायर पार होगी उसके साथ जो भी कोफिशिएंट होगा इधर उसके साथ उसको हमने इक्वल टू 0 पुट करना है। ये चीज़ें हमने कल देखी थी। आज हमने क्या देखना है कि इंक्लाइंड या ओब्लिक एसिम्पटोट्स। आज का टॉपिक क्या है, हमने क्या देखना है, इंक्लाइंड या ओब्लिक एसिम्पटोट्स। तो हम क्या देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन है, इसके हमने पहले हॉरिजॉन्टल फाइंड आउट करने हैं और फिर हमने इसके निकालने हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस टू एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल टू वाई एक्सिस। को एक दफ़ा फिर निकाल लेते हैं ताकि अच्छे से याद नशीन रहे। तो देखते हैं पहला जो है हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। तो निकालने के लिए हमने क्या कहा था कि जो भी इक्वेशन है उसका जो हमारे पास होगा सबसे हाईएस्ट पार एक्स की, उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे। सबसे हाईएस्ट पार क्या है, 3। तो मैं क्या देती हूँ कि हायर कोफिशिएंट ऑफ हायर पार कोफिशिएंट ऑफ हायर पार ऑफ एक्स इक्वल टू 0। एक्स का क्यूब है, उसके साथ कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और 1 कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होता। इसका मतलब है कि देयर इज़ नो एसिम्पटोट, यहाँ से कोई एसिम्पटोट नहीं निकला। और एक और इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको कल बताई थी कि जो भी इक्वेशन होगी उसको पहले सिंपल फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे और फिर देखेंगे कि हमारे पास सबसे हाईएस्ट पार यहाँ क्या है। तो क्यूब सबसे हाईएस्ट पार है, और यूँ भी देखेंगे, ये देखें ये 2 है पार और इसकी 1 है, तो 2 और 1 क्या होता है, 3 पार। तभी हमारे पास पार क्या बनेगी, 3 बनेगी। हम लोग यहाँ पे एक्स और वाई को नहीं देखेंगे बल्कि सिर्फ पार्स को देखेंगे। जो सबसे हाईएस्ट पार होगी उतने हमारे पास एसिम्पटोट्स आने चाहिए। यहाँ पे 3 है तो इसका मतलब हियर आर 3 एसिम्पटोट्स इन दैट इक्वेशन, ठीक है। तो हमने पहले निकाला है लेकिन उसमें हमारे पास कोई आंसर नहीं आया। सेकंड देख लेते हैं हम, वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल टू वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल टू वाई एक्सिस। जब वाई एक्सिस के हॉरिजॉन्टल होगा तो तब हमारे पास क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ हायर पार ऑफ वाई पार ऑफ वाई इक्वल टू 0। हायर पार ऑफ वाई जो है उसको इक्वल टू 0 रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हायर पार क्या है, वाई की क्यूब, तो हम 1 इसके साथ कोई कोफिशिएंट है, 1 है, और 1 कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होता। इसका मतलब है कि यहाँ से भी कोई एसिम्पटोट नहीं निकला, एसिम्पटोट, ठीक है।
तो यहाँ पे भी कोई एसिम्प्टोट नहीं है, इसका मतलब हमें 3 निकालना है, जिनमें से 2 हमने निकाले हैं, इधर से तो कोई एसिम्प्टोट नहीं निकला। अगर यहाँ से 3 पूरे हो जाते तो हमारा क्वेश्चन यहीं कंप्लीट हो जाता, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास कोई एसिम्प्टोट नहीं है। अब इसका मतलब है कि हमने वो 3 एसिम्प्टोट्स कौन सी इक्वेशन से निकालने, इंक्लाइन से। ये तो हुआ हमारे पास कल का काम, ठीक है, उसको हमने रिवाइज किया। अब आज के काम में हमने देखना है कि इंक्लाइंड या ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स क्या होता है, इंक्लाइंड या ऑब्लिक एसिम्प्टोट। ये कौन सा था, थर्ड वाला, या ऑब्लिक एसिम्प्टोट, ठीक है। आगे ये आप लिख लो, ठीक है, पूरा एसिम्प्टोट। इंक्लाइंड या ऑब्लिक एसिम्प्टोट में हमारे पास सबसे पहले हम लोग इक्वेशन वो वापस लिख लेते हैं। क्या थी इक्वेशन, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। इसके हमने क्या इंक्लाइंड एसिम्प्टोट्स मालूम करने। अब इसके हमारे पास कुछ स्टेप हैं। पहला स्टेप है हमारे पास स्टेप नंबर 1। उसमें हमने क्या करना है, जितनी भी हमारे पास पार्ट्स हैं उनको अलग-अलग, मतलब कि 3, अगर सबसे हायर पार 3 है ना, तो 3 वाली जितनी टर्म्स हैं उनको इकट्ठा करेंगे, उससे लास्ट वाली को इकट्ठा, उससे लास्ट वाली को इकट्ठा करेंगे। सबसे हायर पार क्या है, 3, तो हम क्या देते हैं कि 5 3xy को हमने लिखना है। अभी ये टर्म इस तरीके से लिखी जाएगी पहले स्टेप में। सबसे हायर पार 3 है ना, तो उसको लिखेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स का क्यूब। अगले किसकी हायर टर्म है, 3 पार किसकी है, ये इसकी पार 3 है। कैसे कि 2 इसकी और 1 इसकी, हमने पार्स को देखना है। तो हमारे पास ये आ गया। उससे आगे 2 है, इसलिए इसको छोड़ दिया। 3 के बाद क्या है, 2x इंटू वाई, इसको लिखेंगे जब इस टर्म में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 2xy आ जाएगा, वाई और माइनस वाई का स्क्वायर आ जाएगा। अगर 3 हो गया, 2 हो गया, तो पीछे क्या बच गया, 1। उसको लिखेंगे x और y की फॉर्म में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3y। ये टर्म्स आ गई हैं हमारे पास। अब हमारे पास स्टेप नंबर 2। पहले स्टेप में हमने क्या किया, सब टर्म्स को इकट्ठा कर लिया। किस तरीके से कि क्यूब को इकट्ठा, स्क्वायर को इकट्ठा, 1 को इकट्ठा लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हमारे पास जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पुट करेंगे 1। पुट x इज इक्वल टू 1 और नहीं एंड y इज इक्वल टू m इन स्टेप 1। स्टेप 1 की तमाम इक्वेशंस में, इसको क्या देते हैं, हम इक्वेशंस के नेम दे देते हैं 1 2 एंड 3। इनमें हम पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 1 2 एंड 3, ठीक है। पहले दूसरे तीसरे इक्वेशन में हम इसको करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन में तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स की जगह 1, वाई की जगह m। एक्स का क्यूब की जगह क्या आ जाएगा, 1 का क्यूब यानी 1, प्लस वाई के क्यूब की जगह क्या आ जाएगा, m का क्यूब प्लस m का 1x का यानी 1 का स्क्वायर और m 1m सर m। ये टर्म आ गई है। आगे 5 की पार्ट 2 में 1 और m पुट करते हैं, सब्सक्रिप्ट 2, ठीक है, ओके। ये सब्सक्रिप्ट पार नहीं, सब्सक्रिप्ट सॉरी। अच्छा, माइनस 2 1 जब पुट करेंगे 2 1 सर 2 हो जाएगा और m एज इट इज आ जाएगा माइनस m का स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है 5 1, इसमें आ जाएगा 1 एंड m इज इक्वल टू 2 2 1 सर 2 माइनस 3m। ये टर्म्स आ गई। ये हमारे पास हो गया स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 में हमने क्या करना है, पहले स्टेप में क्या किया हमने, सब चीज़ जितनी मतलब थी इक्वेशंस में, जितनी क्वांटिटीज़ थी, जितनी भी वैल्यूज़ थी, उन सबको हमने अलग-अलग करके उन सब की पार्ट्स को लिख लिया। सेकंड में हमने जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ पे 1 और जहाँ जहाँ वाई था वहाँ पे m पुट किया। थर्ड में अब हमने क्या करना है, हमने m की वैल्यू निकालनी है। फॉर m पुट हायर टर्म इक्वल टू 0। सबसे हायर क्या है, क्यूब की जितनी टर्म्स हैं उनको इक्वल टू 0 पुट करना है, यानी 5 क्यूब ऑफ 1m इज इक्वल टू 0 पुट करें। तो हमारे पास 5 क्यूब की वैल्यू क्या है, m का क्यूब प्लस m का क्यूब प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये हमने पुट किया इक्वल टू 0। यहाँ से m की वैल्यू निकालना चाहते हैं, हम क्या करते हैं, m को यहाँ से कॉमन लो पहले। m इज इक्वल टू m का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे आ गया m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और m का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम लिखें तो m का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और -1 इमेजनरी नंबर आ जाएगा। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये इमेजनरी नंबर आ जाएगा और इमेजनरी नंबर को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। इमेजनरी नंबर
इसको हम एक्सक्लूड कर देंगे, ये चीज़ बनेगी नहीं। m+1, यहाँ से m की वैल्यू क्या आ गई है -1, यहाँ से m की एक वैल्यू आ गई है। जब m की एक वैल्यू आ जाए तो फिर हमने क्या करना है, हमने c निकालना है। m की वैल्यू निकाल ली है, अब हमने क्या निकालना है, c निकालना है। अब m की वैल्यू क्या आई है -1, अब हमने क्या निकालना है, c निकालना है। c निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ तक हो गए थे स्टेप 3, अब होगा स्टेप नंबर 4 फॉर वैल्यू ऑफ c। अब पहले हम c के 3 फार्मूले देख लेते हैं, ठीक है। फार्मूला है फॉर सी के लिए फार्मूले हमारे पास 3 हैं। 3 फार्मूले कैसे हैं, पहला फार्मूला तब लगेगा जब m की वैल्यू क्या होंगी, डिफरेंस होंगी। जितनी भी आएंगी, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, जितनी भी होंगे वो सारी क्या आए, डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट, ठीक है। m इज इक्वल टू डिफरेंट हो तो हमारे पास c का फार्मूला लगता है c इज इक्वल टू -φn-1 1 ऑफ m और φn का डेरिवेटिव 1 ऑफ m। तब फार्मूला अगर m की एक वैल्यू आए, 2 आए, 3 आए, वो सारी आपस में कोई भी एक दूसरे से मिलती ना हो, सारी डिफरेंट हो, तो हम c का फार्मूला क्या लगाते हैं, नेगेटिव साइन, φn-1। सबसे हाईएस्ट पार क्या होगी n, और उससे छोटी पार क्या होगी n-1। तो हमने जो सबसे हाईएस्ट पार है n-1, जब सबसे हाईएस्ट पार है उसका डेरिवेटिव, और जो उससे स्मॉल टर्म है उसको एज इट इज़ उसकी वैल्यू को लिखेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आएगी। सेकेंड हमारे पास चीज़ है c की वैल्यू निकालने के लिए, अगर m इज़ इक्वल टू 1 एंड m इज़ इक्वल टू 1, यानी 2 वैल्यूज़ ऑफ m आर सेम, 2 वैल्यूज़ ऑफ m आर सेम। अगर हमारे पास m की 2 वैल्यूज सेम आ जाए तो फिर क्या करेंगे हम, फिर हम कहेंगे कि c इज़ इक्वल टू c⁻2/2 का फैक्टोरियल, जो सबसे बड़ा फाई है, जैसे यहाँ पे क्या है 3, उसका डबल डेरिवेटिव 1 ऑफ m प्लस c⁻1 और 1 का फैक्टोरियल, जो उससे छोटा है n-1, उसके 1 और m का कोई डेरिवेटिव नहीं, या नहीं फर्स्ट डेरिवेटिव आगे सिंगल डेरिवेटिव, और फिर एज इट इज़ कोई चीज़ नहीं यहाँ आएगी, यहाँ क्या आ जाएगा φn-2, यानी सबसे बड़ी टर्म उससे छोटी और उससे भी छोटी टर्म को एज इट इज़ लिखना है। पहले उसका सेकंड डेरिवेटिव देखो, 2 वैल्यूज आई हैं तो c⁻2 c⁻1 और आगे कोई c नहीं, 2 का फैक्टोरियल 1 और आगे कुछ नहीं, इधर डबल डेरिवेटिव, इधर 1 डेरिवेटिव और इधर कोई डेरिवेटिव नहीं, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। ये हमारे लिए हमारे पास कब आएगा, जब हमारे पास m की कितनी वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यूज आएंगी। अब हमने क्या करना है, थर्ड, अगर हमारे पास m की 3 वैल्यूज आ जाएं, 1 m इज इक्वल टू 1 एंड अगेन m इज इक्वल टू 1, यानी 3 वैल्यूज ऑफ m आर सेम, 3 वैल्यूज ऑफ m आर सेम, तो फिर क्या लगेगा हमारे पास, जैसे हमने सेकंड का फार्मूला लगाया ऐसे लगेगा, सिर्फ यहाँ पे 2 थे ना, 2 थी वैल्यूज तो 2, यहाँ पे अब इससे पीछे एक और कर लेंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू c⁻³ का फैक्टोरियल, φn की डेरिवेटिव में हमने एक इजाफा करेंगे 3 हो जाएगा, प्लस c3 के बाद क्या आएगा 2 का फैक्टोरियल, आगे आ जाएगा φ-1 ऑफ m, डबल डेरिवेटिव आ जाएगा, फिर c⁻1 आ जाएगी और 1 का फैक्टोरियल, φn-2 में से पहला 3, फिर 2, फिर 1 डेरिवेटिव और फिर एज इट इज़ वैल्यू आ जाएगी n-3 1 ऑफ m, कोई डेरिवेटिव नहीं। अब देखो जैसे ऊपर हमने किया था ऐसे ही इसको भी याद रखने का तरीका है, 3 वैल्यूज हैं तो 3 फैक्टोरियल, 2 और 1 और आगे कुछ नहीं, 3 और 2 फिर 1 और फिर कोई नहीं। यहाँ पे 3 उसका होगा जो सबसे बड़ी पार होगी, उससे छोटी का डबल डेरिवेटिव, उससे अगली का सिंगल और उससे आगे ऐसे ऐसे इट इज़ वैल्यूज आएंगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई है आपको। अब अपनी इक्वेशंस को जो हमने बनाई है उसमें देखेंगे हमारे पास m की वैल्यू क्या आई है -1, जब m की वैल्यू क्या आई है -1, यानी m की एक ही वैल्यू आई है और वो भी डिफरेंट है, मतलब एक वैल्यू तो डिफरेंट ही होगी, सारी बात है। तो हम फिर कौन सा फार्मूला लगाएंगे, फर्स्ट वाला c इज इक्वल टू -φn-1 1 और ये टर्म, ठीक है। फार्मूला क्या लगेगा, c इज इक्वल टू -φn-1 1 ऑफ m डिवाइडेड बाय φn 1 ऑफ m का डेरिवेटिव, ठीक है। अब हम यहाँ पे पहले वैल्यूज़ लिख लेते हैं कि इसको आप क्या दो, इक्वेशन नंबर 2
नहीं 3, 2 हो गई थी ना, अब ये तीसरी इक्वेशन है। 2 हुई थी, 3 हुई थी, 3 इक्वेशन हो गई थी, ये 4th है, ये चौथी इक्वेशन है। ठीक है, ये कितनी इक्वेशन है? चौथी इक्वेशन है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ी सी। अब हम इसको क्या करते हैं, 5n-1, n हमारे पास क्या था, 3 था, 3 - 1 क्या आ जाएगा, 2, 1/m, यानी जहाँ पे 5 to m है उसकी वैल्यू लिखें 5 to 1/m। क्या था हमारे पास, ये 5 to m 1/m, -m का स्क्वायर -2m, -m का स्क्वायर -2m आ गया। आगे 5n मतलब कि 5 3 1/m का क्या लेना है, डेरिवेटिव। 5 3 क्या है हमारे पास, 5 3 ये है, इसका हम अगर डेरिवेटिव लें, इस टर्म का डेरिवेटिव लें तो क्या आ जाता है, 5 3 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 1/m, तो हमारे पास 1 क्या आ जाएगा, 0 प्लस m का क्यूब, पार शुरू में, पार में से 1 माइनस, तो क्या आ जाएगा 2, और m का डेरिवेटिव 1, जैसे x का डेरिवेटिव 1, और अगर ये हो x का क्यूब तो क्या आ जाता है कि पार शुरू में, पार में से 1 माइनस, तो उसी तरीके से पुट किया है, तो हमारे पास ये क्या आ गया है, 0, 0 को छोड़े नहीं लिखते, 3m का स्क्वायर प्लस 1, ये टर्म आ गई। इसको उधर वापस पुट करते हैं अपनी जगह पे, इन इक्वेशन 1 यूजिंग इन 1, जब 1 में यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ऊपर वैल्यू आ जाएगी माइनस, वो बाहर वाला m का स्क्वायर -2m डिवाइडेड बाय 3m का स्क्वायर प्लस 1, c क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू, माइनस अंदर लेके जाएं तो प्लस हो जाएंगी ये सारी टर्म्स, m का स्क्वायर प्लस 2m बाय 3m का स्क्वायर प्लस 1, ये टर्म आ गई। अब हमारे पास m की वैल्यू क्या है, उसको पुट कर दो, m इज इक्वल टू -1 था, तो पुट m इज इक्वल टू -1, तो c क्या आ जाएगा, -1, यानी -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2, ये -1 होगा ना तो ये प्लस बन जाएगा। एक मिनट, ये क्या किया, 1 प्लस 2 और ये आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास ऊपर क्या बन जाएगा, 1 - 2 बाय 3 1 से 3 प्लस 1, 2 में से 1 निकालो, -1 बाय 3 और 1 4, -1/4, सी की वैल्यू क्या आ गई है, -1/4, और m की वैल्यू क्या आई थी, -1। आई अब सो यहाँ तक समझ आ गई है। अब हमने c की वैल्यू भी निकाली, m की भी निकाली है, क्यों निकाली है, किस लिए निकाली है, ये अभी मैं आपको बताती हूँ। इंक्लाइंड या ओब्लिक जो भी होगी ना इक्वेशन, वो हमारे पास होगी y इज इक्वल टू mx प्लस c, यहाँ पे c की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे m की वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। यानी जब हम सारा वो काम कर लेंगे तो हम कहेंगे द इक्वेशन ऑफ, हम क्या लिखेंगे, inclined asymptote is y is equal to mx plus c, m की वैल्यू क्या है, पुट m is equal to -1 and c is equal to -1/4, then y is equal to, m की जगह क्या आ जाएगा, -1 इंटू एक्स प्लस -1/4, और ये क्या बन जाएगा, -x -1/4, और इसको हम लिख सकते हैं -4 ऑफ x -1/4, ये हमारे पास आ जाएगा y, और ये एक ये एसिम्प्टोट निकला है यहाँ से। जब हमने ये एक एसिम्प्टोट, दूसरे दो तो हमारे पास कोई एसिम्प्टोट नहीं, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट हमारे पास कोई नहीं आया था, 0, नो एसिम्प्टोट था, इधर भी नो एसिम्प्टोट था। इंक्लाइन निकाला, हमारे पास एक एसिम्प्टोट आया, हमने निकालने कितने थे, 3, लेकिन हमारे पास आया कितना है, 1, इसका मतलब है कि बाकी 2 एसिम्प्टोट्स आर नॉट पॉसिबल, ओनली 1 एसिम्प्टोट इज इंक्लाइन एसिम्प्टोट दैट इज इक्वल टू, फिर उसको पुट करते हैं उसके आंसर को। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। आगे हम इंशाल्लाह इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमें इसका अंदाज़ा हो जाए और इसकी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। घर में रहिए, सेफ़ रहिए और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।